हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं एक ब्रेड स्लाइस के सफ़र पे। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये फंगस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ढीठ प्रजाति है। इतनी ढीठ कि अगर आपके किचन में एक रोटी भी किसी कॉर्नर में काफ़ी दिन तक पड़ी रह जाए तो ये वहाँ पर भी फंगस पार्टी करने डेफिनेटली आ जाएगी, राइट। एंड खाना तो अगेन सिर्फ एक बहाना है, बिकॉज लेदर, पेपर और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये स्पॉइल कर देती है। एज यू कैन सी, इस ब्रेड पर जो मोल्ड लगी है थोड़ी सी ब्लैक कलर में है, इस वजह से इसको ब्लैक मोल्ड भी बोला जाता है। और इसके और भी बहुत सारे नेम्स हैं, ब्रेड मोल्ड, कॉमन ब्रेड मोल्ड, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, बट जो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज राइजोपस। एंड इस वीडियो में हम इसको फंगस या मोल्ड ना कहकर राइजोपस ही कहने वाले हैं। राइजोपस रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है, इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एनालॉजी को कंसीडर करते हैं। लेट्स से वी हैव अ प्लांट, टोमेटो की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अब अगर उसके सीड्स को अगर आप मिट्टी में डालते हो तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो होगा। बट देर आर सर्टन कंडीशंस कि जो वो सीड्स हैं उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए, राइट। टेम्परेचर बढ़िया हो, लेट्स से वाटर जितना उनको रिक्वायर्ड है उस तरह का मिलना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, राइट। देन जो मिट्टी है उसमें एनफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स जो वो सीड्स हैं वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं होंगे, या फिर अगर जर्मिनेट हो भी जाएंगे तो एक अच्छा हेल्दी जो प्लांट है वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। सिमिलर चीज़ होती है यहाँ पे राइजोपस के साथ। इसको भी प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। अब इसके लिए क्या वो फेवरेबल कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एरिया है जहाँ पे आप ब्रेड की स्लाइस या चपाती को रख रहे हो वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा लाइट वहाँ पे ना पहुँचे। एंड सेकेंडली वो थोड़ा सा अगर हल्का सा वार्म रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस उसके लिए अच्छे से ग्रो होने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट, इजंट इट। जैसे अगर आप किसी चपाती को या फिर किसी ब्रेड की स्लाइस को अगर तो किचन के किसी डार्क कॉर्नर में रखते हो तो हाँ, 4 5 6 दिन के बाद हो सकता है काफ़ी अच्छी उस पर फंगस आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप एक ब्रेड की स्लाइस या फिर किसी चपाती को किसी ऐसी जगह पे रखते हो, राइट, जहाँ पे बहुत लाइट है, लेट से आपने छत में किसी खुली जगह पे रख दिया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इतनी जल्दी आपको फंगस वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अब बात करेंगे हम राइजोपस की स्ट्रक्चर की। राइजोपस हमको कुछ इस तरह का नज़र आता है। जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आई गेस आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। बट एज यू कैन क्लियरली सी, इसकी जो स्ट्रक्चर है इट इज़ अ बिट लाइक अ प्लांट और अ ट्री, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एक ट्री का ब्लॉब होता है लीव्स का, कुछ वैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन जैसे एक प्लांट या फिर ट्री का स्टेम रहेगा, कुछ वैसी यहाँ पे स्ट्रक्चर है। एंड सिमिलरली एट द बॉटम जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ वैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो क्वाइट सिमिलर अगर डायग्रामेटिकली हम बात करें। बट ऑफकोर्स जो ये पार्ट्स हैं, दिस इज kind of stem but not the actual stem, right? Similarly, these are kind of roots but these are not called roots, इनके particular names हैं, terminologies हैं जो आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी, राइट। फंक्शन ऑल दो काफ़ी सिमिलर है वैसे ही, बट नेम अलग है, ठीक है। सो व्हाट आर द नेम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दिस स्ट्रक्चर है एंड सिमिलरली जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड एज हाइफी, ओके। HYPHAE, हाइफी। इन सर्टेन बुक्स क्या होगा, जो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बोला यहाँ पे हाइफी उसको ना लिखकर वहाँ पे लिखा होता है स्पोरेंजियोफोर, राइट। अगर इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियोफोर भी लिखा है, ये भी इसको आप बोल सकते हो स्पोरेंजियोफोर भी बेसिकली एक यू कैन से स्पेशलाइज्ड हाइफी ही है, नथिंग एल्स, ओके। बट यस, जो ये बॉटम पे है इसको आप स्पोरेंजियोफोर नहीं बोलोगे, जो जस्ट ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज द स्पोरेंजियोफोर, राइट। देन एट द टॉप जो ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियोफोर भी इस स्टेम को इसीलिए बोला गया है बिकॉज ये इस स्पोरेंजियम को बियर कर रहा है, उसको उसने अपने ऊपर संभाल रखा है, राइट। दैट्स वाई दिस स्टेम इज नोन एज द स्पोरेंजियोफोर। सो दिस इज द स्पोरेंजियम। एंड स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जैसे कह लो एक प्लांट के लिए उसके बीज होते हैं, जो उसके सीड्स होते हैं, राइट, जिससे वो फर्दर क्या होता है, नए प्लांट्स को ग्रो करता है। सिमिलरली जो ये राइजोपस होता है इसके लिए इसके स्पोर्स होते हैं जिसकी मदद से ये नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है, क्लियर। अब देखो क्या होता है जब एक राइजोपस धीरे 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 बड़ा होता है, इसका भी देखो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल रहेगा, राइट। धीरे 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 जब ये मच्योर होगा, राइट, एक सर्टेन स्टेज ऐसी आएगी जब ये स्पोरेंजियम बहुत बड़ा हो चुका होगा, राइट, और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो भी मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा बन चुके होंगे।
जब वो स्टेज आती है तो उस मोमेंट पे क्या रहेगा, यहाँ से ये जो स्पोरेंजियम है ये रप्चर हो जाने वाला है, फट जाने वाला है, और उसके अंदर ये जितने भी स्पोर्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ वहाँ से बाहर आने वाले हैं। और जहाँ भी ये स्पोर्स लैंड करेंगे, राइट, लेट्स से अगर यहाँ पे सॉइल है या कोई और फूड पार्टिकल है, जहाँ भी ये स्पोर्स लैंड करेंगे वहाँ पे ये फर्दर ग्रो करेंगे। एंड यस, फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी तो प्रॉपर तरीके से ग्रो करेंगे। अदरवाइज जहाँ पे भी ग्रो कर रहे हैं अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलने वाली तो ऑफ कोर्स ये वहीं पे काइंड ऑफ डेड हो जाएंगे, राइट। फर्दर वो ग्रो वहाँ पे नहीं करने वाले हैं। अगर हम ब्रेड मोल्ड को एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक ब्रेड की स्लाइस लो, उसको थोड़ा सा वेट करके एक डार्क पॉलीथीन में, लेट से ब्लैक पॉलीथीन में आपको कवर करना है। अच्छे से उसको कवर करके एक बहुत डार्क एरिया में आपको वहाँ पे प्लेस कर देना है। वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। एंड थोड़ा सा वार्म एरिया रहेगा, लाइक किसी भी रूम का वो कॉर्नर हो सकता है, बेड के कहीं पे आप नीचे कॉर्नर में उसको छुपा सकते हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट ना पहुँचे। बेसिकली एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। एंड आफ्टर 4 और 5 डेज जब आप उसको रूट करोगे, उस ब्रेड की स्लाइस को देखोगे तो आपको उसके ऊपर फंगस लगी नज़र आएगी कुछ इस तरह से, विच विल बी ब्लैक इन कलर। एंड इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है, राइट। यहाँ पे अगेन वही चीज़ आपको नज़र आ रही है जो हमने ऑलरेडी डायग्रामेटिकली पढ़ी थी। दिस इज़ द स्पोरेंजियम, राइट, विच इज़ स्फेरिकल, एंड ये उसका हाइफी आपको नज़र आ रहा है, राइट। बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस यहाँ पे मैंने कैप्चर करी हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। लेट्स सी, बहुत सारी यहाँ पे पिक्चर्स हैं। इस पिक्चर में देखो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, दीज आर द हाइफी, बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। एंड बहुत सारे 1 2 3 4 5 स्पोरेंजियम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, तो आपको जस्ट इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना है, राइट। द स्पोरेंजियम इज अ स्वोलन स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द फिलामेंट बीइंग द स्पोर्स। जो ये स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोरेंजियम बोल रहे हैं, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। द स्पोर्स आर टफ एंड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द स्पोरेंजियम। जब ये स्पोरेंजियम फटेगा, राइट, ये बर्स्ट होगा, तो जो ये स्पोर्स होंगे ये इधर उधर हर जगह डिस्पर्स हो जाएंगे। एंड व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल द स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप टू फॉर्म द न्यू फंगल फिलामेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।